वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी सेकेंड लास्ट यूनिट, जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस यूनिट में हम बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स इससे पीछे की यूनिट से एडवांस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है, और ख़ास तौर पर गैसियस बिहेवियर को डिटेल में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर टॉपिक्स आते हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। जब भी हम किसी गैस को आइडियल गैस और परफेक्ट गैस के तौर पर देखते हैं तो कहा जाता है गैस से एसोसिएटेड कुछ सर्टेन लॉज हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इस तरह के कुछ लॉज। जो गैस सारे गैस लॉज को फॉलो करती है स्ट्रिक्टली, उस गैस को बोला जाता है आइडियल गैस। प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए तो हमारे पास आइडियल गैस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी गैस को आइडियल होने के लिए वो थोड़ी क्रिटिकल हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आती है साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ ज़ीरो। जो गैस पार्टिकल का साइज़ है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि वो पॉइंट शेप में होना चाहिए, जिसकी कोई डायमेंशन, कोई शेप ना हो। पार्टिकल को हम छोटा अज्यूम जरूर कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो साइज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग्स द गैस मॉलिक्यूल्स। गैसियस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है, ये हम जानते हैं, लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, बट ज़ीरो होना दैट इज़ अगेन इम्प्रैक्टिकल। लेकिन फिर भी अगर आइडियल गैस की बात करनी है तो कैरेक्टरिस्टिक में यही दो बातें आती हैं, दैट साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल शुड बी ज़ीरो एंड देयर शुड बी नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस के लिए जो हमारे पास गैस इक्वेशन चलती है ये हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी एंड पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। ये एन मोल और वन मोल के लिए रिस्पेक्टिवली है, जिसमें आर का मतलब है यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस का। एवोगैड्रो ने कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें एवोगैड्रो नंबर निकल कर आया था, और यहीं से शुरुआत होती है मोल कॉन्सेप्ट की। ज़्यादातर हम इसे केमिस्ट्री में देखते हैं, फिर भी क्या कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पर देखेंगे इसको। एवोगैड्रो ने कहा था दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सेम कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम और डिफरेंट डिफरेंट गैसेज का, और उनका प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो, तो दोज गैसेज वुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। और एवोगैड्रो ने साथ में ये भी इस्टेब्लिश किया था कि जो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एनटीपी है, दैट विल बी इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ गैस इन ग्राम, और उसी अमाउंट को हम नाम देते हैं मोल। यहाँ पर इसे मोल कहा जाता है। जो मोल का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से शुरू होता है। तो इसमें मोल में ये बताया गया था कि जो पार्टिकल्स का नंबर होगा वन मोल में, वो होगा इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। उसी की कुछ एप्लीकेशन है हमारे पास जो नॉर्मल यूनिटरी मेथड से डेवलप की गई हैं। जैसे पहला है टू कैलकुलेट एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका फॉर्मूला होगा, जो एटॉमिक वेट आपको दिया गया है उसे आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर से, डायरेक्ट फार्मूला है। इसी तरह से अगर एक्चुअल वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है तो इसमें एटॉमिक वेट की जगह मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, और ये एवोगैड्रोस नंबर से ही डिवाइड होगा। तीसरा आता है इसमें टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालने हैं तो इस बार एवोगैड्रो नंबर को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे और उसको नंबर ऑफ जो मास दिया हमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, तो एटॉमिक वेट की जगह यहाँ आ जाएगा हमारे पास मॉलिकुलर वेट, और मॉलिकुलर वेट में जो भी हमें ग्राम में दे रखा है एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाइड बाय एम, ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह से टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अगर निकालना है तो यहाँ पर होगा एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इस तरह से ये कहीं पर अगर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है तो आप इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं तो इनको डायरेक्ट ही याद रखना होगा। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो उसके लिए हमने कुछ अजम्पशंस हमारे पास हैं जो क्लॉसियस ने हमें बताए थे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अज्यूम करके चलते हैं गैस की काइनेटिक थ्योरी को लेकर। काइनेटिक का मतलब यहाँ पर मोशन से है, यानी गैसियस पार्टिकल्स जो रैंडम मोशन में होते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास कुछ अज्यूम करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने अजम्पशंस के फॉर्म में लिया है। जिसमें पहला आता है कि हमेशा गैसियस पार्टिकल्स को हम कंसिडर करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर इसका एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगा,
और ये परफेक्ट स्फेयर्स होते हैं, परफेक्टली स्फेरिकल शेप होंगी। दूसरा पॉइंट इसमें अज्यूम किया गया है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन, ये लगातार रैंडम मोशन में होते हैं, स्टेट रेस्ट की कभी नहीं आती, लगातार मूव होते रहेंगे और वो भी रैंडमली। थर्ड है द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा उनके साइज़ के कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर आप एक ओवरऑल वॉल्यूम देखो गैस की, जो कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर होती है, उसमें गैसेस पार्टिकल्स की वॉल्यूम बहुत कम होगी और जो मैक्सिमम स्पेस होगा वो एम्प्टी होगा। फोर्थ आता है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग्स मॉलिक्यूल, ये तो हम बात कर ही रहे हैं आइडियल गैस में, एक्सेप्ट कोलिजन, जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से तब वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसके अलावा फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे यहाँ पर। द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्स एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक, तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन होगा पार्टिकल्स का, चाहे वो वॉल्स के साथ हो चाहे वो आपस में हो। नेक्स्ट आता है ए मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, अगर आप रैंडम मोशन की बात करते हैं तो दो सक्सेसिव कोलिजन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो सेपरेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट पाथ होंगे, जो स्ट्रेट लाइन होगा दो कोलिजन के बीच में, सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, उसे हम कहेंगे फ्री पाथ। और ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ का एवरेज निकालेंगे तो उनको हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। गैसियस पार्टिकल्स के लिए द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनका कोलिजन इंस्टेंटेनियस होता है, यानी कि बहुत कम टाइम टेकन इसके लिए लगता है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो उससे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि गैस का जो प्रेशर है वो किस कंडीशन में किस वजह से डेवलप होता है। तो वो है कि जो गैसियस पार्टिकल्स है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज़ ड्यू टू कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मीन्स यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं कंटेनर की वॉल पर, फोर्स लगाते हैं और उसी फोर्स से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। कितना प्रेशर क्रिएट होता है उसका फॉर्मूला है हमारे पास P=1/3 रो सी स्क्वायर, जिसमें रो है डेंसिटी ऑफ द आइडियल गैस, सी यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाती है, शॉर्ट में RMS स्पीड कहते हैं। क्या है वो हम डेरिवेशन में सीखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को हमें डिराइव करना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो आप इसमें जितना हो सके उतने स्टार मार्क करके चलें, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देखते हैं क्या है हमारे पास। जो अज्जम्पशन हमने लिया है वो लिया है देयर इज़ एन आइडियल गैस, जिसमें n पार्टिकल्स हम मान रहे हैं। आप इसे एवोगाड्रो नंबर ले सकते हो आइडियल गैस में 1 मोल के लिए। n पार्टिकल्स हैं, नंबर पार्टिकल्स का एक क्यूब में है जिसकी एज लेंथ है l। गैस मॉलिक्यूल्स मूव्स विद रैंडम स्पीड c1 c2, n पार्टिकल्स तक के लिए हमने इसको cn मान लिया है। और कंडीशन देखेंगे फिगर, ये हमारा क्यूब है जिसकी एज लेंथ l है, ये साइड l, ये साइड l और ये हाइट भी l। तो इसकी अगर वॉल्यूम देखेंगे जो कि गैस की भी वॉल्यूम होगी, दैट विल बी इक्वल टू l क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ l क्यूब एंड दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑल्सो। इसे हम वॉल्यूम ऑफ गैस भी कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस भी यही है। अच्छा, यहाँ जो पार्टिकल है, जैसे इस पहले पार्टिकल को लेंगे तो ये वैसे तो 3 डायमेंशनल स्पेस में c1 स्पीड से जा रहा है, लेकिन हमने इसको 3 पार्ट में रिजॉल्व किया है। x एक्सिस में x1 स्पीड है, y एक्सिस में y1 स्पीड है और z एक्सिस में z1 स्पीड है। इसका रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि इनके कंपोनेंट्स जो आए हैं रिजोल्यूशन के बाद, इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो ये हमारे वेक्टर के या स्पीड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। c2 का जो स्प्लिट है वो x2, y2, z2 में है, तो उनका स्क्वायर का सम c2 स्क्वायर के बराबर। एंड सो ऑन पैटर्न पर cn स्क्वायर तक हम लिख रहे हैं xn स्क्वायर, yn स्क्वायर, zn स्क्वायर। इस पूरे रिजल्ट को हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है, जिसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, बेसिकली देखने के लिए डेरिवेशन लंबी हो सकती है बट सिमिलर पैटर्न पर चलती है। हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को इसमें ज़रूर सीखना है। हम यहाँ सभी पार्टिकल्स के लिए नहीं लेंगे, हम किसी एक पार्टिकल के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसको n टाइम्स लिख देंगे, जैसा हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी कुछ डेरिवेशंस में किया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्टिकल को लेते हैं, उसके पास भी 3 डायरेक्शन है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में। तो हम सिर्फ x एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं अभी, तो बाकी सब यहाँ से अज्यूम नहीं करेंगे अभी हम। बाकी अभी हम सिर्फ इतना अज्यूम करेंगे यहाँ पर कि ये जो एक पार्टिकल है ये x1 स्पीड से पॉजिटिव x एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। तो अगर इसका मास m है तो हम कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस बिफोर कोलिजन विद वॉल PQRS। ये जो PQRS वॉल है, इस PQRS वॉल में, पार्टिकल कोलाइड करने जा रहा है, तो टकराने से पहले जो इसका मोमेंटम होगा वो होगा मास इनटू वेलोसिटी।
तो मास m है, वेलोसिटी x1 है, mx1 हो गया। टकराता है पार्टिकल इस वॉल से, पी क्यू आर एस वॉल से टकराएगा तो टकरा के वापस जाएगा माइनस एक्स एक्सिस में, तो फिर बोलेंगे मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अलोंग माइनस एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन, तो ये हो गया माइनस mx1। ये इसका फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल है, तो अगर चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इससे हमें एक्सप्रेशन मिलेगा माइनस 2mx1। इतना मोमेंटम पार्टिकल का है जो वॉल पी क्यू आर एस के साथ टकरा रहा है, लेकिन हमें पता है कि वॉल टकराने के पहले और बाद में टोटल मोमेंटम ज़ीरो बनाती है, तो कोलिजन के दौरान जो मोमेंटम ऑफर होगा वॉल के थ्रू, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, वो प्लस 2mx1 में कुछ इतना ऐड करना होगा कि नेट वैल्यू ज़ीरो बन जाए, जैसा कि वॉल का मोमेंटम ज़ीरो है। तो माइनस 2mx1 में हम प्लस 2mx1 बंद कराते हैं, इसीलिए बोला जाता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल पी क्यू आर एस। जो वॉल पी क्यू आर एस है उसका चेंज इन मोमेंटम प्लस 2mx1 आ रहा है ड्यूरिंग कोलिजन। ऐसा होने पर चेंज इन मोमेंटम हमें मिल गया। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ये चेंज होने में टाइम कितना लगता है। पार्टिकल यहाँ टकराया है, टकराने के बाद आप जानते हैं ये पीछे जाएगा, अपोजिट वॉल ए बी सी ओ से टकराएगा और टकरा के फिर वापस आएगा पी क्यू आर एस के पास। तो पी क्यू आर एस से दूर जाना दूसरी वॉल तक और फिर वापस आना, इसमें जो टाइम लग रहा है दैट इज़ द टाइम टेकन बाय द चेंज एक्वायर्ड बाय द चेंज इन मोमेंटम एक्वायर्ड बाय दिस वॉल पी क्यू आर एस। तो ऐसा होने की वजह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कॉज चेंज इन मोमेंटम। इसके लिए टी हमने यूज़ किया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अगर देखेंगे तो एक वॉल से दूसरी वॉल तक l, वापस आने में l, तो l और एड 2l, और जो स्पीड है वो x1 है। तो टाइम भी हमें मिल गया। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि जो फोर्स है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वॉल पर लगने वाला फोर्स अगर निकालना है तो वॉल का चेंज इन मोमेंटम 2mx1 और टाइम टेकन 2l/x1। इससे हमने सॉल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 ऊपर आकर x1 स्क्वायर हो गया, और ये हमारा चेंज इन मोमेंटम से फोर्स आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स आया है। जैसे ही फोर्स आया है पहले पार्टिकल का, उसके बाद हमने कहा टोटल फोर्स सभी पार्टिकल्स की वजह से जो एफेक्ट्स होगा वो पहले पार्टिकल का F1, दूसरे पार्टिकल का ये जो हमने निकाला है ये F1 निकाला है। तो बेसिकली ये F1, ये यहाँ पर आप इसको F1 कंसीडर करेंगे, तो इसी तरह से F2 होगा, इसी तरह से F3 होगा, इसी तरह से Fn। तो F1 क्योंकि mx1 स्क्वायर बाय l था, तो F2 mx2 स्क्वायर बाय l, ऐसी Fn mxn स्क्वायर बाय l। m बाय l कॉमन किया तो हमारे पास टोटल फोर्स आ गया जो अलॉन्ग x एक्सिस है। और ऐसा होने की वजह से अब जो प्रेशर है जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो हम निकाल रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस अलॉन्ग x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो वॉल थी पी क्यू आर एस, इसका एरिया है साइड स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर। तो एरिया हमने रखा l स्क्वायर, और जो फोर्स था वो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट की है। इस जगह पर ये वैल्यू हमने सेम वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। तो फोर्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया, यहाँ l से l स्क्वायर l क्यूब बन गया, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ है। इसके आगे ये हमारा प्रेशर अलॉन्ग x एक्सिस आया। उसके बाद हमने फिर से सिमिलरली किया, तो प्रेशर अलॉन्ग y और z एक्सिस में हमें जहाँ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर था, y के लिए y1 स्क्वायर हो गया, y2 स्क्वायर yn स्क्वायर तक, और z में इसी तरह से z कंपोनेंट वेलोसिटी के आ गए हैं। तीनों प्रेशर आ गए, तो अब हमें एवरेज प्रेशर बनाना है। एवरेज प्रेशर के लिए हमने तीनों को सम किया और 3 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ कि m/l क्यूब और m/l क्यूब तीनों में कॉमन है, ये फैक्टर तीनों में कॉमन है, तो उसको हमने कॉमन कर लिया m/l क्यूब। बाकी रिमेनिंग एक्सप्रेशन अंदर बचा है वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का सम, और अपॉन में 3l क्यूब जो आ रहा है इसमें ये v वॉल्यूम ऑफ गैस का काम करेगा, l क्यूब को हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने कहा ये जो x1 स्क्वायर, फिर इधर से y1 स्क्वायर और इधर से z1 स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन में x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर ये c1 स्क्वायर बनता है। ऐसे ही फिर दूसरा c2 स्क्वायर, ऐसे ही cn स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर इसको रीअरेंज किया है, x1 y1 z1 स्क्वायर में थे, इसको c1 स्क्वायर लिखा, फिर सेकंड c2 स्क्वायर है, नेक्स्ट cn स्क्वायर आ रहा है। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हमें मास अपॉन वॉल्यूम पता है डेंसिटी होती है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये मास एक पार्टिकल का है, ये वॉल्यूम पूरी गैस की है। तो हम इस मास को पूरे पार्टिकल का, पूरी गैस का मास बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने इसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मल्टीप्लाई और फिर बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी किया। m इंटू n कैपिटल M बन गया मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम डेंसिटी यहाँ पर बोल रहे हैं, ये डेंसिटी का काम कर रहा है। एक्सप्रेशन बाकी c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर
प्लस टिल CN² है डिवाइडेड बाय n, 1/3 अपनी जगह पर, m/v रो हो गया। और ये जो एक्सप्रेशन था इसको हमने c² से रिप्लेस कर दिया। मीन्स हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये c² का काम कर रहा है, तो इसका मतलब जो c होगा वो इस एक्सप्रेशन का अंडर रूट हो जाएगा, वही हमने यहाँ पर लिखा है। और ऐसा करने पर इसका जो नाम बना है वो बना है रूट मीन स्क्वायर। कैसे बना है, हमने स्क्वायर किया इंडिविजुअल स्पीड का और उसका सम करके नंबर से डिवाइड किया, तो ये एक तरह से सम करके नंबर से डिवाइड करना कहलाता है मीन। लेकिन मीन किसका है, ये स्क्वायर का, तो इसलिए हम इसे मीन स्क्वायर कह रहे हैं। और फिर मीन स्क्वायर का हमने रूट किया है, तो ये बन जाता है रूट मीन स्क्वायर, शॉर्ट में बोलते हैं RMS, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इस तरह से डेरिवेशन कंप्लीट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे अच्छे से तैयार करके रखना है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। हमें पता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूला है P = 1/3 रो c², जिसमें c इसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है रूट मीन स्क्वायर के फॉर्म में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर होता है, तो वो हमने c² कर ही दिया है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में है इसलिए हमने इसको अपॉन में वॉल्यूम रखा है। मास अपॉन वॉल्यूम देखेंगे तो ये रो बन जाएगा, और इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो P/E यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/2, तो ये रो c² कट जाने पर 2/3 आता है। और उससे हमें रिलेशन मिलता है कि जो एवरेज प्रेशर है दिस इज़ 2/3 ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट अगला रिलेशनशिप है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अभी जो हमने निकाला वो पर मोल निकाला था, अब हम पर मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो है वो हाफ mc² है, जिसकी वैल्यू हमें 3/2 RT मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस निकालना है, तो हमें इसको m को मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स में स्प्लिट करना होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, इस रिलेशन को हम थोड़ा सा आगे लेकर गए हैं और हमने इसको ऐसा लिखा है कुछ। यहाँ पर ये जो m है इसको मैंने स्मॉल m इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल से कन्वर्ट कर दिया है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सेम है, दिस इज सेम। कैपिटल M को ही स्मॉल m इंटू Na किया है, फिर इस Na को नीचे ले जाएंगे तो 3/2 R/Na बनता है। R/Na को हम यहाँ पर कह देते हैं Kb, जिसमें Kb का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। वैल्यू इसकी पहले से कैलकुलेटेड है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये रिलेशन अगर पूछा जाता है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है इसमें काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से बन रहा है, हमने कहा है P का फॉर्मूला है 1/3 रो c², रो को हमने m/v कर दिया, इस रो को हमने m/v कर दिया है। फिर हमने v को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PV = 1/3 mc² बना है। फिर हमने PV को RT के बराबर रखा है आइडियल गैस इक्वेशन से 1/3 mc²। यहाँ से c² का फॉर्मूला अंडर रूट c² का फॉर्मूला 3RT/m और c का फॉर्मूला अंडर रूट 3RT/m, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसी को हम कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर की वजह से मोशन पर क्या असर आएगा वो आप यहाँ टेम्परेचर रखेंगे और उसी से मोशन यानी कि एवरेज स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसकी डिसाइड होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मीन्स डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ स्पीड, रैंडम स्पीड, काइनेटिक मोशन ऑफ द गैसेस पार्टिकल ऑन टेम्परेचर। इसके बाद हमारे पास गैस से एसोसिएटेड आते हैं कुछ गैस लॉज, सर्टेन गैस लॉज, ये आपने केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर देख लेते हैं हम इनको क्या है। पहला आता है बॉयल्स लॉ, जो कहता है प्रेशर और वॉल्यूम आर इन्वर्स रिलेशनशिप एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर गिवन मास ऑफ गैस, यानी कि मास भी कांस्टेंट होना चाहिए, कंटेंट गैस का कांस्टेंट होना चाहिए, इन दैट केस प्रेशर ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी गैसियस पार्टिकल्स का प्रेशर कम होता जाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाया तो इक्वल टू, साथ में कांस्टेंट के, तो PV = K, और इसी को हम लिखते हैं P1V1 = P2V2। दूसरा आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है
अगेन इस बार हम कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन लेते हैं, गैस का मास गिवन होना चाहिए यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, तो V अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ से बन जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। थर्ड आता है रेग्नॉल्ड्स लॉ या गैलो-सेक्स लॉ, इसको हम कहते हैं। इट स्टेट्स दैट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस बार हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है, गिवन मास ऑफ गैस फिर से सेम रहेगा, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P इक्वल्स टू के टी, पी अपॉन टी इक्वल्स टू के, और फिर हम इसको लिख देते हैं P1 T1 अपॉन P2 T2। ये लिखने का तरीका जैसा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है एवोगैड्रोस लॉ, ये हमने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में ही बात की थी, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हमारे पास इसमें गैसियस मोशन से, काइनेटिक थ्योरी से कुछ डिफरेंट टाइप्स की स्पीड आती हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें पहला आ रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है इट इज़ दैट स्पीड विच इज़ पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 kBT अपॉन m, m इज़ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, kb इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज़ टेम्परेचर। बेसिकली मान लेते हैं सपोज किसी गैसियस पार्टिकल में 100 पार्टिकल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड पार्टिकल की स्पीड है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे ही थर्ड से लेकर 10 तक के जो पार्टिकल हैं उनकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, फिर ऐसे ही 11 से 50 तक मान लेते हैं 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और बाकी के जो 50 हैं उन सबकी स्पीड डिफरेंट वैल्यू है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो 11 से लेकर 50 तक सबसे ज़्यादा स्पीड है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब 4 किलोमीटर पर सेकेंड इज़ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। गैसियस पार्टिकल्स में अलग अलग पार्टिकल्स के पास अलग अलग स्पीड होती है, उनमें हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीड कौन सी वैल्यू है, उसी को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दूसरी आती है मीन स्पीड या एवरेज स्पीड, सबके इंडिविजुअल स्पीड का सम करो, नंबर से डिवाइड करो, तो इसको एवरेज कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है अंडर रूट 8 kBT बाय पाई m। आपको इसके फॉर्मूले के प्रूफ पर नहीं जाना है, वो सिलेबस में नहीं है, आपको सीधे ये वैल्यूज़ याद रखनी है। तीसरा आता है रूट मीन स्क्वायर, इसको तो हम देख ही चुके हैं, सबके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n, अंडर रूट करेंगे, या फिर अंडर रूट 3 kBT अपॉन m, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। सबका रेशियो निकालेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और RMS का रेशियो हमें ये मिलता है √2 रेशियो 8 √8 बाई पाई और √3, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है, सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल, उससे ज़्यादा एवरेज और उससे ज़्यादा RMS स्पीड होती है यहाँ पर। तो ये हमारे गैसियस पार्टिकल्स का रैंडम मोशन का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अब हमारे पास आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस गैस लॉज यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और गैस लॉज का प्रूव करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।